नमस्कार दोस्तों, यह है 25 दिसंबर 2004। दिन है शनिवार और आज है क्रिसमस। क्रिसमस का जश्न काफी धूमधाम से मनाया गया। नेक्स्ट डे है 26 दिसंबर यानी दिन संडे यानी कि रविवार की छुट्टी। रविवार की छुट्टी है तो क्रिसमस का जश्न काफी धूमधाम से देर रात तक मनाया गया। घंटी बजी, जिंगल 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 जिंगल, बस आज का जिंगल 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 जिंगल, चल करें थोड़े जिंगल 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 जिंगल। वीकेंड पर क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न मनाने काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट भारत के समुद्र किनारे जुटे थे। ज्यादातर जगहों पे रविवार को भी क्रिसमस का जश्न काफी धूमधाम से होना था। क्रिसमस का जश्न मनाकर लोग चैन की नींद सो रहे थे। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के लोकल समय अनुसार 7:58 पर इंडोनेशिया के नॉर्दर्न सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट पर एक भूकंप होता है, जो कि सिस्मोग्राफ पे 9.1 से 9.3 मेगावाट की तीव्रता की दर्ज की गई। और यह भूकंप 21वीं सदी की तीसरी सबसे बड़ी भूकंप थी। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट से बनती है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती के अंदर क्रोड, लावा इत्यादि है, और अर्थ के कोर में जो हीट उत्पन्न हो रही है उसके वजह से ही कन्वेक्शन करंट निकलता है, जिसके वजह से यह टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे हिलती रहती है। यह भूकंप वर्मा टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच टकराव के कारण उत्पन्न हुआ था। पूरे विश्व में 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और वर्मा टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से भूकंप उत्पन्न हुआ है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट अपने जगह से हटता है तो ऊपर का पानी भी बड़ी मात्रा में डिस्प्लेस हो जाता है, और ये पानी वेव के रूप में आगे बढ़ने लगता है, और ये ही उत्पन्न करता है सुनामी। हालांकि जब ये सुनामी समुद्र के गहराई में ट्रेवल करता है तो इनकी वेवलेंथ और स्पीड काफी ज्यादा होती है, हालांकि वेव हाइट कम होती है। इसी के कारण से समुद्र के अंदर में साधारण वेव और सुनामी का वेव में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे ही सुनामी का वेव उथला पानी में पहुंचती है, वैसे ही महाद्वीपीय भाग से टकराती है, और टकराव से इनकी वेग कम हो जाती है और हाइट काफी बढ़ जाती है, और इनके साथ ही वेवलेंथ भी काफी कम हो जाती है, जिसके वजह से वेव और पास हो जाती है। क्योंकि वेव हाइट काफी बढ़ जाती है, इसलिए समुद्र तट का पानी भी पीछे जाने लगता है, और उथला पानी में रहने वाले समुद्री जीव बीच पर पड़े हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। और यही दर्शाता है कि सुनामी आने वाली है, यानी समुद्र का पानी काफी पीछे चले जाए तो समझ जाना है कि अब सुनामी आने वाली है। और यहाँ भी इंडोनेशिया के निकट भी समुद्र में भूकंप आया है, और ये भूकंप धीरे धीरे सुनामी का रूप ले रहा है। भूकंप के लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही इंडोनेशिया के उत्तरी भाग और वहां के तटीय भाग में सुनामी की वेव टकराती है। लोग भूकंप के झटके से सही ढंग से संभला भी नहीं था कि सुनामी प्रवेश कर गया। इस सुनामी का अधिकतम ऊंचाई थी 51 मीटर, जो कि सुमात्रा के उत्तरी भाग में मापी गई थी। The sea betrayed the trust of those who made a living on its shores. I see this bad thing happen to the world. I just felt like the world wasn't really happy. यह सुनामी एक भयानक गरज और तबाही के साथ आगे बढ़ता गया, और इंडोनेशिया में लगभग 1,28,558 लोग मारे गए और 37,087 लोग लापता है। भूकंप के ठीक 90 मिनट बाद यह सुनामी श्रीलंका तक पहुंच गया, और यहां तक कि 8,500 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के तटीय भागों में भी भूकंप के 16 घंटे बाद यह सुनामी प्रवेश करता है। यहां लगभग 5 फीट जितना ज्वार भाटा देखने को मिला। यह सुनामी श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाया। यहां 23,231 लोग मारे गए तथा 12,091 लोग लापता है। देखते ही देखते ये 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए श्रीलंका बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए
16 अलग अलग देशों को प्रभावित कर गया, जिनमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, सोमालिया, म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, यमन, केनिया, मडगास्कर, इन सभी को चपेट में ले लिया। बांग्लादेश से आगे बढ़ते हुए ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। इस सुनामी से भारत में लगभग 12,405 लोग मरे तथा 3874 लोग लापता हो गए। जब ये सुनामी लौटा तो वो मंजर बेहद दर्दनाक था। इस सुनामी का आगाज जितना खतरनाक था, कहीं उससे भी ज्यादा खतरनाक था सुनामी के लौटने के बाद का मंजर। चारों तरफ मौत और तबाही का मंजर, चारों तरफ चीखते पुकारते लोगों में, लोग लाशों में अपनों के लाश ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों का घर मलबे में तब्दील हो गया तो कुछ लोग ही मलबे में तब्दील हो गए। चारों तरफ चीख और पुकारे थी। सुनामी तो लौट गया पर लोगों को गहरा सदमा दे गया। यह सुनामी वातावरण और अर्थव्यवस्था पर गहरा घात किया। इनके बाद यहाँ पीने का पानी विषैला हो गया था। जो जमीन उपजाऊ था उस जमीन पर साल्ट क्लोटिंग होने की वजह से ये जमीन अनुपजाऊ हो गया और साथ ही इकोसिस्टम पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और इस सुनामी से ग्राउंड वाटर पे भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इस सुनामी से पूरे विश्व भर में लगभग 2 लाख लोग मारे गए तथा इनके साथ ही लोगों के सेहत पे भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। सुनामी के कुछ दिन बाद तक कुछ लोग सदमे से, कुछ लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे। अब इतना सब कुछ हुआ तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या इसे रोकने या टालने का कोई उपाय नहीं था, या इसके बारे में लोगों को पहले से कुछ जानकारी नहीं थी ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके और कम से कम इतनी लोगों की जान तो नहीं जाती? तो इसका जवाब है, जब ये सुनामी आया तो वो वक्त था 2004 और 2004 में अपने पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, न ही सुनामी के बारे में इतनी नॉलेज थी कि इनके बारे में पहले से